बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th के आखिरी 4 न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फ़र्स्ट 8 न्यूमेरिकल्स या वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो उन वीडियोस का जो लिंक है वो आपको नीचे बॉक्स के अंदर जो वो प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप वहाँ पे जाके पहले 8 न्यूमेरिकल जो वो देख सकते हैं। और इसके साथ ही चैप्टर नंबर 10 और 11 उसके भी न्यूमेरिकल्स का जो लिंक है वो आपको नीचे बॉक्स के अंदर जब वो प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर आपने वो न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं तो वो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल नंबर 9 करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कहता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी आपको हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है और वो पड़ा हुआ है इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस, कि वो कनकेव लेंस से जब वो 20 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है। जैसे कि ये हमारे पास एक डायग्राम है कि हमारे पास एक कनकेव लेंस है। इस कनकेव लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और वो कितनी दूर पड़ा हुआ है, वो है 20 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है। और वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी अपनी जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर और जो फोकल लेंथ है इस लेंस की वो भी आपको दी हुई है, वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब मालूम ये करना है कि इसका जो इमेज बनेगा, कैलकुलेट पोजीशन एंड साइज़ ऑफ इमेज, कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो उसकी पोजीशन क्या है, मतलब लोकेशन क्या है, कि कितनी दूर बनेगा वो लेंस से। और दूसरा उसका साइज़, मतलब कि वो छोटा बनेगा या वो बड़ा बनेगा, उसका साइज़ मतलब हाइट मालूम करनी है। उसके बाद आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, हमने बताना है कि वो इमेज है वो उसकी नेचर कैसी है, मतलब वो रियल इमेज है आया कि वो वर्चुअल इमेज है। तो 3 चीज़ें हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो अब डाटा लिखते हैं। तो डाटा हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूर पड़ा हुआ है। ठीक है, वो है 20 सेंटीमीटर दूर, तो उसको लिखेंगे P से। P हमारे पास है 20 सेंटीमीटर और उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो खुद की हाइट कितनी है उसकी 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितनी है उसकी, लेंस की 15 सेंटीमीटर। लेकिन अब चूँकि लेंस कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव रखी जाती है। ठीक हो गया। तो कैलकुलेट पोजीशन एंड साइज, पोजीशन Q एंड साइज मतलब हाइट ऑफ द इमेज, एंड आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज नेचर ये हमने मालूम करनी है। तो 3 चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो फार्मूले हमारे पास ये वाले हैं। ठीक है, लेंस फार्मूला और ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। तो पहले हम लेंस फार्मूला इस्तेमाल करके जो Q है यानी कि जो पोजीशन ऑफ द इमेज है, लोकेशन ऑफ द इमेज है, वो हम फाइंड करते हैं। ओके जी, तो ये फार्मूला मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब यहाँ से Q फाइंड करना है तो Q को एक तरफ कर दो, बाकी सबको एक तरफ कर दो। तो 1/q इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p। अब यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, यानी कि फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव है तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे बेटा, नेगेटिव पुट कर देंगे। ठीक हो गया। ओके जी, अब हम इसी फार्मूले में तमाम वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो 1/q इज इक्वल्स टू माइनस 1/f की जगह पे आ जाएगा 15 माइनस P की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है जी। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 1/q इज इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 20। ये 15 से कैंसिल हो जाएगा तो 20 इधर आ जाएगा, माइनस 20 माइनस 20 से कैंसिल हो जाएगा तो 15 यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक हो गया। अब जब इसको आप पलट दें तो पलटने के बाद हमारे पास जो बनेगा वो आएगा Q इज इक्वल्स टू
15 मल्टीप्लाई बाई 20 ऊपर माइनस 20 माइनस 15। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल आंसर आएगा। ओके, अब आप इसको जो है वो डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद इसको सॉल्व करें बेटा, तो Q का हमारे पास जो जवाब आएगा Q इज इक्वल्स टू माइनस 8.57 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ हमारे पास आई है, दिस इज़ कॉल्ड लोकेशन, पोजीशन ऑफ द इमेज, कि जो इमेज है वो लेंस से 8.5 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक हो गया जी बेटा। ओके जी, अब हम मालूम करते हैं जी हाइट ऑफ इमेज, यानी कि साइज़ ऑफ इमेज। तो साइज़ ऑफ इमेज के लिए हम यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, जो कि बराबर है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू Q अपॉन P। ओके, अब हमने यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को उठा के इधर ले आओ। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह बन जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू Q ओवर P मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब इस फार्मूले में हम तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अब यहाँ पे जब हमने Q की वैल्यू पुट करनी है, तो Q की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली वो नेगेटिव में आई है, लेकिन इस फार्मूले में Q की वैल्यू पुट करते वक्त आपने नेगेटिव साइन पुट नहीं करना। अगर हम नेगेटिव साइन पुट कर देंगे तो हमारा ओवरऑल आंसर जो है वो हाइट ऑफ इमेज का वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा। लेकिन किसी भी चीज़ की जो हाइट होती है वो नेगेटिव में नहीं ली जाती, ठीक है ना। तो हाइट जब हमेशा पॉजिटिव रहती है, इस वजह से यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करते वक्त आपने नेगेटिव साइन यहाँ पे पुट नहीं करना। ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू ये भी हमने ऊपर निकाली है 8.57 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। अब आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो हाइट ऑफ इमेज आएगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 4.28 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ हमने फाइंड कर ली, तो हमारे पास Q भी आ गया और हाइट ऑफ इमेज भी आ गई। अब रह गया हमारे पास बेटा इमेज नेचर। तो इमेज हम फाइंड करते हैं, इमेज नेचर, इमेज नेचर आया कि वो वर्चुअल है, रियल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, किस तरह का है। ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहली बात अगर आप इसमें देखें हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज हमारे पास कितनी आई है, 4.28 आई है, यानी कि इमेज की हाइट 4 सेंटीमीटर है लगभग। ठीक है। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज जो है वो छोटा बन रहा है ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक हो गया। एक बात तो कन्फर्म हो गई कि इमेज कैसा बन रहा है, स्मॉल बन रहा है, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज बनता है। स्मॉल इमेज को हम बोलेंगे डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेटा आ गया डिमिनिश्ड इमेज। ठीक हो गया। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो कनकेव लेंस होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, कनकेव लेंस हमेशा ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बनाएगा, एक, और दूसरा वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा, सीधा इमेज बनाएगा। ठीक हो गया। और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। ठीक है। तो यूं जो इमेज बनेगा इसका वो बनेगा इरेक्ट। ठीक है। और वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। सो दिस इज अ नेचर ऑफ इमेज। न्यूमेरिकल नंबर 10 करते हैं। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर is to be used to form a virtual image 3 times the size of the object. Where must the lens be placed? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है
जैसे कि ये हमारे पास एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। इस लेंस की आपको जब वो फोकल लेंथ दी हुई है कितनी है, वो है 6 सेंटीमीटर। तो साथ साथ डाटा भी निकाल लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर जो है वो उसकी फोकल लेंथ है। ओके, तो F इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके हो गया। अच्छा, अब उसने पूछा कि ये जो कन्वेक्स लेंस है ये इस्तेमाल किया गया किसी ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हासिल करने के लिए, और वो वर्चुअल इमेज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। मतलब इस ऑब्जेक्ट के साइज से वो 3 गुना बड़ा इमेज बनाने के लिए हमने कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल किया। अब बताना ये है कि हम उस लेंस को कहाँ पर प्लेस करें, ऑब्जेक्ट के सामने कहाँ पर प्लेस करें कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो वर्चुअल भी बने और 3 गुना बड़ा भी बने। तो बताना ये कि हमने उस लेंस को ऑब्जेक्ट के सामने कितनी दूर प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट का और लेंस का फासला मालूम करना है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। और ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान डिस्टेंस किससे ज़ाहिर करते हैं, P से। तो मतलब हमने P मालूम करना है। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है P। ठीक है, और ये लेंस जो है किस तरह का इमेज बना रहा है, आंसर है वर्चुअल इमेज बना रहा है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। और उसका साइज कैसा है, मतलब वो उसका जो मैग्नीफिकेशन है वो कितनी है, 3 टाइम्स। तो जो 3 टाइम्स जो है ना, ये बेसिकली उसने आपको मैग्नीफिकेशन दी हुई है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स लिख दें या सिंपल 3 लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। मैग्नीफिकेशन हमारे पास जब वो 3 टाइम्स है। अच्छा, अब हमने P मालूम करना है, F दिया हुआ है और Q नहीं दिया हुआ। तो पहले हम Q फाइंड करेंगे। तो Q के लिए उसने आपको मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, तो मैग्नीफिकेशन को इस्तेमाल करते हुए हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब मैग्नीफिकेशन के 2 फार्मूले होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है वो होता है Q/P, और दूसरा होता है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमने ये डिसाइड करना है, क्योंकि ये दोनों ही मैग्नीफिकेशन के फार्मूले हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर हम तीसरा एक फार्मूला बनाते होते हैं, कौन सा, HI/HO इज इक्वल्स टू Q/P। तो ये जो बेसिकली हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ इन दोनों में से आया है। अच्छा, तो अब हम मालूम करेंगे बेटा, Q मालूम करना है। ठीक है, तो हम ये वाला जो फार्मूला है वो हम लगाएंगे मैग्नीफिकेशन की जगह पर। ओके, तो ये वाला जो फार्मूला है वो हम इस्तेमाल करने लगे हैं, जो कि बराबर है HI/HO इज इक्वल्स टू Q/P। यहाँ तक क्लियर हो गया। और HI/HO किसके बराबर है, M के बराबर है, मैग्नीफिकेशन के बराबर है। तो मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, तो आंसर है मैं मैग्नीफिकेशन लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नीफिकेशन, HI/HO की जगह पे M आया है मैग्नीफिकेशन। ठीक है, बराबर है Q/P। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम जो वो Q फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब मैग्नीफिकेशन की जगह पे हम क्या लिख दूंगा, 3, M की जगह पे 3 आ जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ बनती है। तो M की जगह पे आ गया 3 इज इक्वल्स टू Q/P। ओके, अब चूंकि हमने Q मालूम करना है तो ये P को उठा के इधर ले आओ, तो हमारे पास जो Q है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3P के बराबर आ जाएगा। ठीक है, किसके बराबर आएगा, 3P के बराबर आएगा। अच्छा जी, लो जी, ये हमारे पास Q की वैल्यू भी आ गई, F की वैल्यू भी है हमारे पास। तो अब हम आसानी से P मालूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और चीज़, इमेज कैसा बन रहा है, इमेज बन रहा है वर्चुअल। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो कन्वेक्स लेंस होता है वो दोनों तरह के इमेजेस बना सकता है, रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है।
अगर तो वो वर्चुअल इमेज बना रहा है तो वर्चुअल इमेज के लिए Q को नेगेटिव प्लेस किया जाएगा, Q का जो साइन है वो नेगेटिव रखा जाएगा। और अगर ये लेंस कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज बनाएगा तो फिर Q को हमने पॉजिटिव लेके चलना होता है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में जो इमेज है वो वर्चुअल है तो लिहाजा हम यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट करेंगे। ठीक हो गया, बस ये आपको मेन बात याद रखनी है। अब हमारे आगे जो काम है वो मुश्किल नहीं है। तो अब हम जो फार्मूला है वो हम इस्तेमाल करेंगे जो कि कहलाता है लेंस फार्मूला, और बराबर होता है 1/f 1/p + 1/q। लो जी, अब इस फार्मूले के अंदर हम तमाम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कौन कौन सी वैल्यूज़? फोकल लेंथ की वैल्यू और Q की वैल्यू -3p, ठीक है। तो P तो हमने मालूम करना है, तो F और Q की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो F की जगह पे कौन आएगा? F की जगह पे आएगा 6 = P को हमने मालूम करना है तो P रहेगा एज इट इज़, प्लस Q की जगह पे कौन आ जाएगा? Q की जगह पे आएगा -3p। अब ये प्लस और माइनस मिलके क्या बना देंगे? माइनस हो जाएंगे, तो ठीक है। वो अगले स्टेप में उसको माइनस कर दो। तो 1/6 = 1/p - 1/3p। अब जल्दी से इसका एलसीएम ले लें ताकि हम p मालूम कर सकें। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? 3p एलसीएम आ जाएगा। ये p से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, माइनस ये 3p से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ऊपर से 1, और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? 1/6। ओके जी, तो 3 - 1 बनेगा 2/3p, तो ये हमारे पास बनेगा जी 2/3p। लो जी, अब हमने 1/6 बराबर है 2/3p, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। सो 1/6 = 2/3p। अब ये काट दें इसको, 3 एकम 3 और 3 2 6। अब p को एक तरफ कर दो, बाकी सब को एक तरफ कर दो। तो p को एक तरफ करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा p = p इधर आ गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास बन गया 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 11 करते हैं। A ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence 35 degree. Calculate the angle of refraction if the refractive index of the liquid is 1.25. एक पार्ट तो यहाँ तक है। अब अगला पार्ट है also calculate the critical angle between liquid air interface। यानी कि इस न्यूमेरिकल में दो चीज़ें पूछी गई हैं, दो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट में उसने पूछा ये है और बताया ये है कि एक रे ऑफ लाइट है, एक लाइट की रे है, फ्रॉम एयर इज़ इंसिडेंट, कि वो एयर से चलती है और इंसिडेंट होती है ऑन अ लिक्विड सरफेस। यानी कि एक लाइट की रे जो है वो एयर से लिक्विड में जा रही है, एयर से लिक्विड में जा रही है। किस एंगल पे जा रही है? एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री। वो किस एंगल पे लिक्विड की सरफेस पे फॉल कर रही है? 35 का एंगल बनाते हुए। देखें, ये हमारे पास जब वो एयर है ऊपर और नीचे वाला जो मीडियम है ये वाटर मीडियम है, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल ड्रा किया। तो रे आई है ऐसे, रे एयर से लिक्विड में जाएगी, एयर से वाटर में जाएगी। तो ये जो रे आई आ रही है ये कितना एंगल बना रही है? दिस एंगल ये आपको गिवन है, दैट इज़ 35 डिग्री। तो 35 का एंगल बनाते हुए ये रे जो है वो इस लिक्विड में वाटर में एंटर कर रही है, ठीक हो गया। और उसके बाद वाटर का उसने आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 1.25, ठीक हो गया। मालूम करना है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास है इंसिडेंट एंगल आई, ये गिवन है, और ये वाला एंगल आर ये हमने मालूम करना है, ठीक हो गया। तो पहला पार्ट जब वो यहाँ तक है कि एक रे आई
इंसिडेंट रे आ रही है 35 का एंगल बनाते हुए और वो लिक्विड में चली जाती है, तो बताएं उसका जो रिफ्रैक्शन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो मालूम करें। तो इंसिडेंट एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आपको मालूम करना है, और दूसरा वो वाटर में जा रही है तो वाटर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है 1.25। ठीक हो गया? ओके, ये पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट का मैं डाटा लिखता हूं यहां पे। तो जो हमें गिवन है, एक तो हमें इंसिडेंट एंगल गिवन है, उसको मैं लिख देता हूं थीटा आई इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। ठीक है, थीटा आई लिख देता हूं, या मैं इसको सिंपल आई लिख देता हूं, आई, और वो हमारे पास है बेटा 35 डिग्री। ओके, और हमें दिया हुआ है वो वाटर में जा रही है तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, वो हमें गिवन है 1.25। तो n इज इक्वल्स टू 1.25, और मालूम करना है हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड डाटा। तो रिक्वायर्ड जो डाटा है उसमें हमने क्या मालूम करना है बेटा, r मालूम करना है, r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब यहाँ पे जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे स्नेल्स लॉ वाला। ठीक है, और स्नेल्स लॉ का जो फार्मूला है उसको बड़े एहतियात से आपने जब वो यूज़ करना है। ठीक है, जो स्नेल्स लॉ का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है n इज इक्वल्स टू साइन ऑफ i डिवाइडेड बाय साइन ऑफ r। लेकिन ये जो फार्मूला है स्नेल्स लॉ का है, और ये इस शक्ल में तब वैलिड है जब लाइट की रे जो है वो किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होगी। तब आपने स्नेल्स लॉ को ऐसे लिखना है, I ओवर R, n इज इक्वल्स टू I ओवर R, साइन I ओवर R। ठीक है, अगर लाइट रे किधर से किधर मूव कर रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, फिर आपने ऊपर I और नीचे R लिखना है। लेकिन अगर जो लाइट की रेज है वो किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होगी, फिर आपने ऊपर R लिखना है और नीचे I लिखना है। ये आपने एहतियात करनी है ज़रा। ठीक है, तो पहले हम मालूम करने लगे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और लाइट रेज है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो फिर हम यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एज इट इज़। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे जो n होता है, ये n उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना होता है जिस मीडियम के अंदर लाइट रे जा रही होती है। तो चूंकि वो लाइट रे वाटर में दाखिल हुई है, इसलिए वाटर का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट वो आपको गिवन है 35 डिग्री, और r ये आपने मालूम करना है। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, इसको रीअरेंज कर लें। तो साइन r को उठा के इधर ले आओ और n को उठा के इधर ले आओ, तो हमारे पास साइन r इज इक्वल्स टू साइन i ओवर n। अब इसमें हम जब वो वैल्यूज पुट करेंगे, सो साइन r इज इक्वल्स टू साइन i हमारे पास बेटा 35 डिग्री है, ओवर n कितना है, n है हमारे पास 1.25। ठीक हो गया? अच्छा, अब इस सब को आप कैलकुलेट करेंगे, साइन 35 डिग्री को आप कैलकुलेट करें और फिर आप 1.25 से डिवाइड कर दें। तो इन दोनों को डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, साइन r इज इक्वल्स टू 0.456। ये इन दोनों को डिवाइड करने, साइन 35 निकालो पहले, जो भी जवाब आएगा उसको 1.25 से डिवाइड कर देना और हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। अब हमने r मालूम करना है, तो साइन को ख़त्म कर दो,
साइन को इधर लेकर आओ तो साइन इधर आके आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो R बराबर होगा साइन इनवर्स इंटू 0.456। अब इसका आप साइन इनवर्स ले लें और हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 27.13 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है कि आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस, कि क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। अब क्रिटिकल एंगल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल के लिए जो लाइट रे है वो डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। पहले पार्ट में जो हमने मालूम किया था, पहले पार्ट में जो रे है वो रेयर मीडियम से डेंजर में आ रही है, लेकिन दूसरे पार्ट में उसने पूछा हुआ है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन ये होती है कि आपकी जो रे है वो डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारी जो रे है वो डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। अगर ऐसा जाएगी तो हमने मालूम करना है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? वो इंसिडेंट एंगल ही होता है, लेकिन ऐसा इंसिडेंट एंगल होता है जिसमें जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल जब वो बनाती है, 90 का एंगल बनाती है। ठीक है, तो जब रिफ्रैक्टेड रे 90 का एंगल बनाना शुरू कर दे तो उस इंसिडेंट एंगल को हम नाम दे देते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी कि ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पर रिफ्रैक्टेड रे 90 के एंगल पर बेंड हो जाए, उसी इंसिडेंट एंगल का दूसरा नाम क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है। ठीक है, तो अब हमने मालूम करना है कि क्रिटिकल एंगल कितना है। अगर हमारा जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। अब अगेन हम स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे, लेकिन अब की बार जो स्नेल्स लॉ है उसकी शक्ल मैंने आपको पहले बताई थी, रिवर्स हो जाएगी। साइन आई ओवर आर की बजाय हम आर ओवर आई यूज़ करेंगे। ओके, तो अब हमारे पास दूसरे पार्ट बी, जो पार्ट बी है ये इसको बोल देते हैं, ये हमारे पास पार्ट ए है। तो पार्ट बी में हमने क्या दिया हुआ है हमें? तो आंसर है हमें रिफ्रैक्शन एंगल दिया हुआ है जो कि है 90 डिग्री, और हमने मालूम करना है क्रिटिकल एंगल सी। और ये बेसिकली होता कौन है? इंसिडेंट एंगल ही होता है। ठीक है, इसलिए ये हमने मालूम करना है। तो जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा n इज इक्वल्स टू साइन आर। ऊपर अब r आ जाएगा तो नीचे i आ जाएगा। अब जो r है वो हमारे पास है 90 डिग्री। ठीक है, वो हम 90 पुट कर देंगे। i मालूम करना है तो ये वाली जो टर्म है उठा के इधर ले आओ और n को उठा के इधर ले आओ, तो हमारे पास रीअरेंज हो जाएगा साइन आई। अब मैं आई को नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ। ठीक है, सी फॉर क्रिटिकल एंगल। सी अगर नहीं लिखना तो थीटा सी लिख दो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं थीटा सी। तो ये सारे सिंबल क्रिटिकल एंगल के लिए हैं। ओके, तो साइन सी हमारे पास किसके बराबर आएगा? तो ये बराबर आ जाएगा, ये इधर आ गई तो एन इधर आ जाएगा, ऊपर आएगा हमारे पास साइन आर ओवर एन। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आर की जगह पे हम 90 पुट कर देंगे। ठीक है, और एन की जगह पे 1.25 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये रकम बन जाएगी साइन 90 ओवर 1.25। अब साइन 90 होता है 1। ठीक है, तो साइन 90 1 और डिवाइडेड बाय 1.25, तो साइन सी इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1.25। ठीक है, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, और नीचे कौन है? 1.25 है। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.8। यानी कि साइन सी किसके बराबर आ गया? 0.8 के बराबर आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है? हमने तो सी मालूम करना है, तो साइन को उठा के इधर ले आओ, तो साइन जब इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सी जो बचेगा क्रिटिकल एंगल, तो ये हमारे पास बचेगा
साइन इनवर्स इंटू 0.8। तो साइन इनवर्स 0.8 लेंगे तो ये हमारे पास जवाब आएगा बेटा 52.13 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं जी लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। द स्टेटमेंट इज द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 5D। एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी आपको पावर दी हुई है, ठीक है। साथ में हम डाटा भी लिखते जाते हैं। पावर दैट इज कैपिटल P इज इक्वल्स टू 5 डायोप्टर। अच्छा, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, के लेंस से कितनी दूर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड, कि उस ऑब्जेक्ट का एक रियल इमेज बने और 2 टाइम्स लार्जर इमेज बने। ये बिल्कुल क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 10 किया था। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 के अंदर भी हमने ये देखा था कि उस ऑब्जेक्ट के लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कितने फासले पर रखा जाए तो हमारे पास एक वर्चुअल और एक 3 गुना इमेज बड़ा बने। यहाँ पे 2 गुना इमेज हमने जब वो फॉर्म करना है, बनाना है, लेकिन यहाँ पे जो इमेज है वो रियल है, ठीक है। यहाँ पे इमेज कैसा था, वर्चुअल था। क्वेश्चन वही है, सेम सेंस है कि हमारे पास ये एक लेंस है, इस लेंस के सामने हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है एक तो वो रियल इमेज बने और दूसरा 2 टाइम्स लार्जर इमेज बने। तो बताएं इस ऑब्जेक्ट को लेंस से कितने दूर रखा जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट का और लेंस का फासला P मालूम करना है, सेम न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरह, ठीक है। तो हमने P मालूम करना है, P हमें मालूम करना है, ठीक हो गया जी। उसके बाद और हमें क्या दिया हुआ था, और हमें दी हुई है मैग्नीफिकेशन। जो जब वो लफ्ज़ आपसे पूछेगा ना, ये बोलेगा ये वाले 2 टाइम्स लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड, 3 टाइम्स लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड, तो इसका मतलब वो आपको मैग्नीफिकेशन दे रहा होता है, ठीक है। तो ये अब हम मैग्नीफिकेशन लिख लेंगे कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स। तो मैग्नीफिकेशन देने का मतलब क्या होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर भी मैग्नीफिकेशन उसने आपको दे दी थी, तो हम मैग्नीफिकेशन देकर हमने क्या फाइंड किया था, Q फाइंड किया था, ठीक है। तो अब हम अगेन यहाँ पे Q फाइंड करेंगे। तो Q कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीफिकेशन का हम लगाएंगे फार्मूला। अब मैं डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लिख देता हूँ। तो अब ये फार्मूला कैसे हमने बनाया था, तो वो मैंने इसकी सारी कहानी आपको इस न्यूमेरिकल में बताई हुई है। तो अब हम यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला है डायरेक्ट मैं ये वाला इस्तेमाल करूँगा। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू Q ओवर P। तो मैग्नीफिकेशन की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय Q ओवर P आ जाएगा। अब P को उठा के इधर ले आओ तो Q की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो Q बराबर आएगा बेटा 2P, ठीक है। अब यहाँ पे जो Q की वैल्यू है वो आपने पॉजिटिव ही इस्तेमाल करनी है, चूँकि रियल इमेज बन रहा है, इमेज का नेचर कैसा है, रियल है, इसलिए आपने यहाँ पे Q की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। लेकिन हमने यहाँ पे Q की वैल्यू नेगेटिव ली थी क्योंकि इमेज का नेचर कैसा था, वर्चुअल था। ये बात खास ख्याल रखनी है आपने इस बात का, ठीक है। तो वर्चुअल के लिए Q नेगेटिव होता है और रियल के लिए पॉजिटिव होता है। ओके, अब हमारे पास बेटा Q भी आ गया और हाँ F नहीं है, F नहीं है, तो F के लिए उसने आपको पावर दे दी है, ठीक है। तो पावर अगर आपको दी हो तो आप फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि पावर का और फोकल लेंथ का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इनवर्स होता है। तो पावर इज इक्वल्स टू 1 ओवर F। तो F को उठा के इधर ले आओ तो F इज इक्वल्स टू 1 ओवर P, सॉरी 1 ओवर कैपिटल P। अब पावर आपको दी हुई है 5, तो 1 ओवर 5, तो फोकल लेंथ बेटा आ जाएगी 0.2 मीटर। पावर जो है वो डायोप्टर में ली जाती है और डायोप्टर की जो मेजरमेंट है वो मीटर में होती है, इसलिए यहाँ पे जो फोकल लेंथ का जवाब है वो मीटर में आएगा, ठीक है। अब आप इसको आप सेंटीमीटर में खुद से बनाओगे, तो मीटर को आप सेंटीमीटर में ले जाओ तो इसके सेंटीमीटर कितने बनेंगे, 100 ये बनेगा हमारे पास 20
सेंटीमीटर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? ओके, अब हमारे पास फोकल लेंथ भी आ गई है और हमारे पास क्यू भी आ गया है, और अब हम पी मालूम कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लेंस फार्मूला। तो जो फार्मूला है वो हम कैसा इस्तेमाल करने वाले हैं? तो आंसर है लेंस फार्मूला, जो कि बराबर होता है 1/f 1/p प्लस 1/q। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे और p दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हम फाइंड कर लेंगे। तो 1/f, f हमारे पास है 20 इज इक्वल्स टू 1/p एज इट इज प्लस 1/q दैट इज इक्वल टू 2p। अब इसका जस्ट एलसीएम ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 2p, p से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 प्लस 2p से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1। इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है 1/20, तो ये हमारे पास आएगा 3/2p। ओके जी, तो 1/20 इज इक्वल्स टू 3/2p। तो अब p को एक तरफ कर दो, बाकी सब एक तरफ कर दो, ये 2p इधर आएगा तो 20 इधर गया, तो 20 × 3 60, और 60 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो p की वैल्यू आएगी हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा बेटा 30 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।